इस चैनल में जो भी स्टडी मटेरियल मैं अपलोड कर रही हूँ वो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टारगेटेड है। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड विश्वास मानिए, यूट्यूब में तो आपको कहीं भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला। और मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहज और विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, बहुत आसान कर दूंगी आपके लिए वो सब्जेक्ट। एंड मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का। ऑफलाइन तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ऑनलाइन का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट करिएगा, हेल्प करिएगा मेरी। एंड जो आप हिंदी मीडियम के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में लाखों खर्च करके जो नॉलेज गेन करेंगे वो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ और 2026 मेरा टारगेट है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पैरेलल आपकी भी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सबसे पहले मैं अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स। सो शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विषय है जहां पे मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं का संबंध मुख्यतः धन से होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु और सेवा जिसका बाजार मूल्य होता है वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। बाजार मूल्य से क्या मतलब है? एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके अपने पेरेंट्स हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उससे धनोपार्जन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जॉब के तौर पे किसी के पेरेंट्स की सेवा करते हैं और वहां से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, तो वो अर्थशास्त्र में इंक्लूड होगा। जैसे आप घर में खाना बनाती हैं, आप गृहिणी हैं या कोई भी हो, आपको कोई इनकम नहीं हो रही, लेकिन आप जाके किसी और के घर में खाना बना रहे हो और उससे इनकम हो रही, तो वो आपका अर्थशास्त्र में इंक्लूड होगा, वो आपकी जीडीपी में भी काउंट होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थशास्त्र वह विषय है जहां पे वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग या वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे पूंजी सृजन हो। तो एक चीज तो आप समझ गए कि अर्थशास्त्र में केवल वही एक्टिविटीज, वही क्रियाएं शामिल होंगी जिससे पूंजी सृजन होता हो। इसका मतलब क्या सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं? नहीं। लेकिन क्या सभी आर्थिक क्रियाएं हैं? जी हाँ। ये जो आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये पीटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैं आपको बताती चलूंगी जो कंटेंट मैं आपको स्टडी में इंक्लूड करूंगी, कौन कौन सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कब फंसे थे, किस ईयर के हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अक्सर मिलान के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, ये पीटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और इन्होंने पूंजी सृजन पर जोर दिया। तथा एक अर्थशास्त्री मार्शल हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र को जन कल्याण के रूप में परिभाषित किया, और अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के रूप में परिभाषित किया। तथा अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा पॉल सैमुअल्सन ने दी, जिन्होंने अर्थशास्त्र को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता पर आधारित बताया। अर्थशास्त्री रॉबिन्स में आपने एक वर्ड देखा होगा, जो भी टफ वर्ड होंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी आपकी हेल्प के लिए, कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के रूप में परिभाषित किया। यहाँ पे सीमित साधन से क्या मतलब? देखिए, किसी की इनकम 50,000 हो, किसी की 1 लाख हो, किसी की 5,000 हो, लेकिन सभी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा कर लेते हैं ना। तो ये यही बताने की कोशिश की जा रही है। बस डिपेंड करता है कि कौन किस वैरायटी के, किस लेवल के, किस ब्रांड की चीजें कैरी कर रहे हैं, बस इतना फर्क होता है। बाकी अपनी बेसिक नीड्स सब पूरी कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख महीना कमा रहा है, तो उसका आप देखोगे उसकी जो क्लॉथ सेंस होगा, उसका जो घर, उसका रहन सहन, वो खान पान अलग लेवल का होगा। लेकिन कोई 5,000 का महीना कमा रहा है, घर उसका भी चल रहा है, बस उसके कपड़े की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, खान पान का थोड़ा इस तरह थोड़ा लेवल आ जाएगा नीचे, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं उसकी भी पूरी हो रही। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र को उन्होंने सीमित साधनों के रूप में परिभाषित किया कि जो मनुष्य होता है वो अपनी वैकल्पिक साधनों के आधार पर अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र का हम अध्ययन 2 भागों में करते हैं, यानी अर्थशास्त्र को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। तो अर्थशास्त्र को अध्ययन के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी इसके 2 भाग होते हैं। पहला एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वृहद अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप कैसे? जैसे किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष एक कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा का उत्पादन, उपभोग या वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो अत्यधिक व्यापक होता है, जैसा बेरोजगारी, भुखमरी, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय इत्यादि। तो क्या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था दोनों एक ही चीज है? अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है, वहीं अर्थव्यवस्था इसका व्यवहारिक रूप है। जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए किसी कागज में आप लिख दो कि रेसिपी ऐसे बनती है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दे दो, तो ये इसका सैद्धांतिक पक्ष हुआ। लेकिन जब आप किचन में गए, जो लिखा हुआ था, जो आपने सीखा, अब उसको आप बना रहे हो, उसको कर रहे हो, वो आपका व्यवहारिक रूप होता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में, यानी एक थ्योरेटिकल पार्ट है अर्थशास्त्र, वहीं अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकल पार्ट है।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी होते होंगे, सेक्टर भी होते होंगे। बिल्कुल, ये जो वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में होता है, तो उनको कई भागों में बांटा गया है। बेसिकली इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्राइमरी, जिसे प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, एक सेकेंडरी, जिसे द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और एक टर्शरी, जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, यानी माइनिंग एंड क्वेरिंग। अच्छा, खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? जो खनन होता है वो लंबवत होता है, जैसे आप कुएं की खुदाई ले लो या नल के लिए बोरिंग कराते हैं, वो खनन होता है, माइनिंग होता है। और उत्खनन क्या होता है? जो क्षैतिज होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, उसे उत्खनन कहते हैं। जैसे नहर इत्यादि की जब खुदाई करते हैं वो क्षैतिज होती है। और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है अर्थशास्त्र का? जहां पे हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं उसका हम प्रयोग करके, मशीनों द्वारा प्रयोग करके उसको अन्य वस्तु का रूप दे देते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमें गन्ना प्राप्त होता है, उससे हम चीनी बना देते हैं। गेहूं प्राप्त होता है, उसका आटा बना देते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में हम शामिल करते हैं निर्माण, विनिर्माण, विद्युत क्षेत्र और जलापूर्ति। अच्छा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है? जो आपका निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका आधारभूत ढांचे से संबंधित होता है, जबकि विनिर्माण जो आधारभूत ढांचे से जब आप नई वस्तु का निर्माण करते हैं उससे संबंधित होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोहा निकालते हैं पृथ्वी से, कच्चे लौह की जो प्राप्ति करते हैं, उससे एक मशीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये आपका आधारभूत ढांचा हुआ। तो ये आपका निर्माण हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन अगर आप उस मशीन से, अब उस मशीन, आप सपोज आपने आटे की मशीन बनाई थी, अब उससे आप आटा निकालने का काम कर रहे हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र, टर्शरी में क्या शामिल किया जाता है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। बीमा, बैंकिंग, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, रेस्तरां, अनुसंधान, खुदरा बाजार इत्यादि। तृतीय क्षेत्र को हम पुनः 2 भागों में बांट देते हैं, एक चतुर्थ और एक पंचम। चतुर्थ में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और पंचम में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें अत्यधिक कुशलता के साथ साथ निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास होता है, जैसे लोक प्रशासन। जब आप अधिकारी बनेंगे आईएएस, तो डेफिनेटली इस फील्ड के लिए सबसे अधिक कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब तक जो आपने देखा, ये बहुत ही बेसिक लेवल का नॉलेज था और ये एडवांस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अब आप जेन्युइनली समझ पाएंगे कि कोई फील्ड रोजगार अधिक दे रहा है लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम क्यों है, और कोई जीडीपी में योगदान बहुत दे रहा है लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहा है, ऐसा क्यों? किस फील्ड में रोजगार के अधिक चांसेस है, किस फील्ड में हम यूथ हैं, हमें जाना चाहिए, किस फील्ड में गवर्नमेंट को अधिक प्रयास करना चाहिए, और गवर्नमेंट क्यों असफल हो जाती है किसी फील्ड में वो डेवलपमेंट करने में, तो आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड